हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र के यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये 40 प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं शुरू से अंत तक और इन 40 प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो जो 2021 बोर्ड एग्जाम का फाइनल परीक्षा होगा उसमें रसायन शास्त्र से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पे रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। और जल क्या है, जल उदासीन है, जल का पीएच मान भी कितना होता है 7 होता है। प्रश्न पूछ लेता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 हो जाए। जो शुद्ध जल होता है वो क्या कैसा होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 2 नंबर। किसे चाकू से काटा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम, डी ऑप्शन है लेड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक साल ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है। ए ऑप्शन है Hg यानी पारा, बी ऑप्शन है Cl यानी क्लोरीन, सी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, डी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसमें से बताना है कि कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो जो पारा होता है जिसे हम Hg भी बोलते हैं वो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई पढ़ भी रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। काफी चुन चुन के यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया, वो भी वीवीआई है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न की ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, या सर्वोत्तम चालक ऐसे भी पूछ लेता है कौन होता है। तो जो चांदी होता है वो ऊष्मा और विद्युत का ये क्या होता है, सर्वोत्तम चालक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, काफी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाले गैस का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होगा। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है O2। अगर ये लाफिंग गैस किसी को लग जाए गैस तो अपने आप आदमी हंसने लगता है, तो ये लाफिंग गैस होता है जिसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O होता है। काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, 1-2 प्रश्न देख के आप लोग स्किप मत कीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। काफी महत्वपूर्ण है।
कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे याद किया हुआ भी मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये प्रश्न आपको लगता है कि ये हमें याद है तो इसे भी आप लोग देखिए, एक बार देखिएगा तो रिवीजन होगा। रिवीजन करने से ये फायदा होता है कि वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन, बी ऑप्शन है यहाँ पे फ्लोरीन, सी ऑप्शन है ब्रोमीन, यहाँ पे डी ऑप्शन है आयोडीन। तो निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये 40 प्रश्न है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे एक भी प्रश्न आप इसकी मत कीजिएगा। 2021 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही ये 40 प्रश्न आपको बताया जा रहा है, और आप प्रश्न देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है। इसमें से बताना है कि कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, मीथेन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे CH4 होता है। जो मीथेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो यहाँ पे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होगा, मीथेन होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन निकलने लगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है यहाँ पे अपचयन, सी ऑप्शन है यहाँ पे संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलने लगे बाहर तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे अपचयन बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो जुटना क्या कहलाता है, यहाँ पे उपचयन कहलाता है। थोड़ा ये कंफ्यूजन है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आप लोग, लेकिन एक बार याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे जुटता है। और यहाँ पे देखिए अपचयन क्या होता है, जिसमें से ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है बाहर। तो अगर ऑक्सीजन निकल जाएगा किसी पदार्थ से तो उसको हम लोग अपचयन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन जुटेगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तो हम उसे उपचयन बोलेंगे। यानी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब क्या होता है, वहां से निकलना क्या कहलाता है, तो ये अपचयन कहलाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। ए ऑप्शन है वाष्प न बन जाए, बी ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, यहाँ पे सी ऑप्शन है पिघल ना जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम होता है उसको किरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया ना कर ले। अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो वो वहीं पे जलना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए सोडियम को किस में डुबो के रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। सोडियम अत्यंत ज्वलनशील होता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलने लगता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें से करंट प्रवाहित होता है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे देखिए कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु है, अधातु से करंट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट एक अपवाद है जिससे करंट प्रवाहित होता है, यानी ये विद्युत का सुचालक होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न काफी आसान है, ये आपको पता होना चाहिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट, बी ऑप्शन है 24 कैरेट, सी ऑप्शन है यहाँ पे 20 कैरेट, डी ऑप्शन है यहाँ पे 21 कैरेट। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो मुलायम होता है बिल्कुल,
उससे हम लोग आभूषण गहने नहीं बना सकते, इसीलिए उसमें यहाँ पे 22 कैरेट सोना लिया जाता है और प्लस यहाँ पे 2 कैरेट यहाँ पे क्या लिया जाता है, कॉपर मिला के, तब हम लोग आभूषण बनाते हैं। जो 22 कैरेट का सोना होता है बिल्कुल नर्म होता है, उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है। यहाँ पे प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है Fe और Zn, बी ऑप्शन है यहाँ पे Na और सी ऑप्शन है यहाँ पे Cu और Zn, यहाँ पे डी ऑप्शन है Ca और Ag। तो यहाँ पे देखिए जो पीतल होता है वो किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और जिंक यानी कॉपर और जिंक का ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है पीतल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 14 नंबर, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है कचरा। तो यहाँ पे देखिए जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग गैंग बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बस शुरू से अंत तक देखते रहिए और इन प्रश्नों को आप लोग लिख के भी साथ में याद कर लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है, काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम, डी ऑप्शन है सोना। तो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोहा होता है, लोहा का कौन अयस्क होता है, तो जो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, वो सब क्या होता है, लोहे का यहाँ पे अयस्क होता है। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा और साथ में बॉक्साइड का भी याद रखिएगा। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का है, आपको याद रखिएगा। और कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, तो कॉपर पायराइट तांबा यानी कॉपर का ही अयस्क होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। इसमें बताना है कि कार्बन के अपरूप कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम। तो कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन का क्या है, अपरूप है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, पूछ लेता है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे बताना है आपको कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है P4, बी ऑप्शन है P3, सी ऑप्शन है P5, डी ऑप्शन है यहाँ पे P3। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, तो P4 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर देखिए, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु संख्या के अनुपात होगा। यहाँ पे बताना है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु सूत्रों का अणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए H2O ये क्या होता है, जल का यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अकेले हैं यानी ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं अनुपात हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन कितना है, 2, अनुपात निकालना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। यानी जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उनके अणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न काफी आसान है, ये आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे बताना है आपको कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, और 40 प्रश्न में से आपने जितना सही किया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और होमवर्क का भी
जरूर बताइए आप लोग जवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखिए कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन वो पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। जो भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा वो खराब होने लगता है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है और वो कभी नहीं खराब होता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है वो कौन सा तत्व है, तो गोल्ड है यानी सोना है। सोना क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है और इसीलिए गोल्ड है यानी सोना है वो जल्दी खराब नहीं होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऐसे एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास ले तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। सोना किस में घुलता है। जो सोना होता है वो जल्दी घुलता नहीं है, लेकिन घुलता है तो किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सोना होता है वो किस में घुलता है, तो ये अम्लराज में घुलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अम्लराज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर देखिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग सोल्डर बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसे हम लोग टांका भी बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन एक ही है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, सोल्डर या टांका भी बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। अगर लोहे को जंग से बचाना है तो किसका हम लोग लेप लगाएंगे। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो यहाँ पे देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन का संपर्क लोहे से न हो और लोहा खराब न हो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। यहाँ पे बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आवर्त सारणी जो होता है उसमें आवर्ती जो ऐसे लाइन होता है वो आवर्त कहलाता है। जो क्षैतिज लाइन होता है उसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। और आवर्तों की संख्या कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्ग किसे बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता है, रेखा होता है, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। और वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। तो दोनों आप लोग साथ में याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आवर्त पूछे तो आवर्त कितना होगा 7, अगर यहाँ पे वर्ग पूछे तो वर्ग कितना होगा, यहाँ पे 18। तो दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखिए हीलियम कैसा तत्व है। जो हीलियम है वो कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो हीलियम है वो कैसा तत्व है, यहाँ पे बताना है। तो हीलियम क्या है, कैसा तत्व है, तो ये क्या है, अक्रिय तत्व है, ये शून्य वर्ग का तत्व है, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसे अक्रिय गैस तत्व बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जिसमें ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे हम लोग अभी पढ़ते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था। ये भी प्रश्न में आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो मोसले ने किया था। जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी में पदार्थों को रखा गया है तो किसके हिसाब से रखा गया है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान,
प्रतिस्थापन, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब तत्वों को रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है, तो किस आधार पे किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पे किया गया है। और ये काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर, क्षार स्वाद में कैसा होता है। जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है कड़वा। तो यहाँ पे देखिए जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है, तो वो कड़वा होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है, यहाँ पे अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। जो पीएच स्केल होता है जिससे हम अम्ल क्षार का पता लगाते हैं, वो जो पीएच स्केल बना होता है वो किससे बना होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है यहाँ पे बरगद से। तो यहाँ पे देखिए जो पीएच स्केल होता है जिससे हम अम्ल क्षार का पता लगाते हैं वो किससे बना होता है, तो ये लाइकेन से बना होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 0 होता है और लास्ट में यहाँ पे 14 होता है और बीच में 7 होता है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। और यहाँ पे देखिए 0 से जो 7 के बीच में अगर किसी पदार्थ का पीएच मान आएगा वो कैसा होगा, यहाँ पे अम्लीय होगा। और यहाँ पे देखिए जो 7 से लेके 14 के बीच में आएगा तो वो कैसा होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है दांत को साफ रखने के लिए किस दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दांत साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है लवण युक्त, डी ऑप्शन है सभी का कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दांत साफ करने के लिए किस मंजन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे लवण युक्त मंजन का प्रयोग किया जाता है जिसमें नमक हो, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि दांत साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है, लवण युक्त। यहाँ पे क्षारीय और अम्लीय आप लोग टिक मत लगाइएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कुछ रासायनिक सूत्र आता है और उसका प्रचलित नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे CaOCl2 का प्रचलित नाम पूछा गया है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ये विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन अगर एक में जुड़ जाए तो वो क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है H2S2O3, यहाँ पे सी ऑप्शन है N2O, डी ऑप्शन है CO2। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो ये H2SO4 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है C2H4, यहाँ पे बी ऑप्शन है C5H4, यहाँ पे सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है C3H7। तो यहाँ पे बेंजीन का अणु सूत्र बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन, बी ऑप्शन है वियोजन, सी ऑप्शन है प्रतिस्थापन, डी ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए जब अब एक अभिकारक किसे बोलते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं।
तो जो एक अभिकारक यहाँ पे देखिए H2O, इसको अगर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा। यानी एक अभिकारक क्या होगा, टूट कर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये दो अलग अलग पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टूटना का मतलब क्या होता है, वियोजन होना, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, टूटकर अलग होना, तो उसे हम लोग वियोजन बोलते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, तो वियोजन अभिक्रिया हुई। यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन यानी जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है कि दो पदार्थ, दो अभिकारक जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जिसमें अगर जुटने का बात बोले तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होगा, और टूट के अलग होने के बात बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजन होगा। तो यहाँ पे टूटने की बात कर रहा था तो टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 36 नंबर, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 5.6 से कम। तो यहाँ पे देखिए जो अम्लीय वर्षा होता है वो 5.6 से अगर कम होगा तो उसे हम लोग, जो वर्षा होती है अगर उसका पीएच मान निकाला जाए और उसका पीएच मान 5.6 हो या 5.6 से कम हो तो उस वर्षा को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिए, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है कि जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर, बी ऑप्शन है इमली, सी ऑप्शन है दही, डी ऑप्शन है यहाँ पे का। तो यहाँ पे देखिए जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है। तो यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है और जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिए, अभी बता भी चुके हैं कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही, बी ऑप्शन है इमली, सी ऑप्शन है सिरका, डी ऑप्शन है टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल हमेशा दही में पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन है धोने का सोडा, सी ऑप्शन है बिरंजक चूर्ण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं, जिससे जल की अस्थायी कठोरता खत्म हो जाती है। उसके बाद उसमें अपना कपड़ा डाल के हम लोग क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर, निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। इसमें बताना है कि कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे देखिए बायोगैस का स्रोत कौन सा नहीं है, तो लकड़ी बायोगैस का स्रोत है, गोबर गैस भी बायोगैस का स्रोत है, कोयला भी यहाँ पे बायोगैस का स्रोत है। लेकिन यहाँ पे जो नाभिकीय ऊर्जा है वो बायोगैस का स्रोत नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। सब लोग लाइक करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन क्या है, प्रश्न है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको ऑप्शन सही लगे, ऐसे ए बी सी डी ऐसे लिख के आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, ये अच्छा नहीं लगता है। पूरा नाम लिखने से आपको याद भी हो जाएगा। और ये प्रश्न आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार फिर से बोल रहे हैं लाइक कर दीजिए। तीर का ऐसे निशान बना है उससे अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।